आपने कहा था कि राहुल गांधी की उम्र 55 साल होगी, इनकी शादी कर देनी चाहिए, तो विपक्ष का आरोप है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इस तरह के बयानबाजी कर। राहुल गांधी की शादी कराओ, मेरी 35-34 साल की उम्र हुई थी, 55 के करीब है, और शादी करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके जीवन जिमाए से। हमने चुनावी रैलियों में अक्सर देखा है कि आप बीजेपी पे अक्सर कम प्रहार करते हैं, ज्यादातर आप कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के प्रति आपका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मान सकते हैं। कतई नहीं, अगर भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता तो 18 के अंदर जो नेता मेरे साथ बीजेपी छोड़ के मेरे साथ तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, वो तमाम नेता सेट हो गए बीजेपी के अंदर। तो लगता है कि इस चुनाव के साथ साथ आने वाले 2023 चुनाव को लेकर भी आपकी तैयारियां पे पूरा फोकस रहेगा। 23 का सेमीफाइनल है सरदार से प्रभावित करेगा बीकानेर, मानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर संघर्ष करो। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम चुनावी यात्रा में सरदार शहर में हो रहे उपचुनाव को लेकर कवरेज के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं आरएलपी प्रमुख हनुमान जी बेनीवाल। वर्तमान में सरदार शहर उपचुनाव की चर्चा राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में है, क्योंकि इस उपचुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी पार्टी मजबूत स्थिति में उभरती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि हनुमान जी बेनीवाल जो छात्र राजनीति से उठ के पूरे देश राष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने एक अपना अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से आपकी आरएलपी की युवाओं की जो मजबूत टीम पूरी सक्रियता के साथ गांव ढाणी तक लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, तो लगता है कि इस चुनाव के साथ साथ आने वाले 2023 चुनाव को लेकर भी आपकी तैयारियां पे पूरा फोकस रहेगा। 23 का सेमीफाइनल है सरदार शहर अगर हम जीत जाते हैं तो 100+ सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में मिलेगी, क्योंकि सरदार शहर वो इलाका है जो किसान राजनीति की दूरी एक जमाने में हुआ करता था। बड़े किसान आंदोलन यहाँ से हुए और आर्मी में भी यहाँ के बहुत जवानों ने शहादत दी। सेना के अंदर खूब तादाद में शेखावाटी सरदार शहर इलाके किसान के बेटे हैं। सरदार शहर प्रभावित करेगा बीकानेर, मानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर नौजवान में नए जोश ऊर्जा का संचार होगा। और आरएलपी ने 18 के अंदर भी सरदार शहर में चुनाव लड़ा, 10,000 से ज़्यादा वोट राजस्थान पार्टी 18 के अंदर भी लिए थे। लेकिन इस बार जो जोश है जवानों के अंदर अलग जोश है। किसान पुत्रों के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, दलित, मुस्लिम और सर्व समाज, ओबीसी, जो सारे लोग एक ही चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी ने या विकास की बात नहीं करी। विकास अवरुद्ध है, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल की समस्याएं, अस्पताल की समस्या, लोकल मुद्दों के साथ साथ प्रदेश में बढ़ते अपराध। आज देखिए, मैं आपका ही सर्वे देख रहा था जिसमें किस तरह का सर्वे है अपराध को लेकर कि 60% से ज़्यादा लोगों ने अपराध के बारे में अपनी बात रखी कि अपराधियों का गढ़ बन गया राजस्थान। ये राजस्थान वो खुलता हुआ करता था एक ज़माने में, लोग बच्चों को यहाँ भेजते थे, और अभी गैंगवार का अड्डा हो गया, अपराधियों का फेस का बन गया। तो लोग बेमुक्त अपराध मुक्त चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा इसलिए नहीं बढ़ा पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपराध को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। ये वसुंधरा के समय ही सारे जो गिरोह थे, गैंग थे, वो वसुंधरा के मंत्रियों को आरोप लगे, मैडम की उनके प्रति नजदीकियाँ थी, पूरा सिस्टम वहीं से चलता था, बजरी माफिया से लेके खनन माफिया, भू माफिया, और वही गहलोत के करीबी हो गए। तो भय मुक्त, अपराध मुक्त की बात जो आज मीडिया ने उठाई है कि ये प्रमुख मुद्दा रहेगा 23 का, तो अपराधियों के खिलाफ तो आरएलपी लड़ रही है। आरएलपी गठन से पहले भी हनुमान बेनीवाल अपराधियों के खिलाफ बेखौफ होकर सड़क से सदन तक लड़ता था, और आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भय मुक्त, अपराध मुक्त की बात करते हैं। निश्चित रूप से अपराध मुक्त राजस्थान कोई करेगा तो आरएलपी पार्टी करेगी, और लोग ये हमसे आश्वासन भी ले रहे हैं जगह जगह कि आप सही मायने में राजस्थान को ठीक कर लोगे। मैं आश्वस्त करता हूँ राजस्थान के नौजवानों को कि भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान होगा। जो जवान हमसे एक बार हमारी पार्टी जुड़ गए, हमारे विचार छोड़ेगा, निश्चित रूप से वो राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात करेगा, भाईचारा बढ़ाने की बात करेगा, और सर्व समाज को आगे ले जाने की बात करेगा। यहाँ सिंचाई, खेत के सिंचाई के पानी की भी बात है। रावला कृष्णा आंदोलन के अंदर कुछ यहाँ का हिस्सा था, वो जहाँ काम चालू था उनको रोक के उधर किसानों को खुश करने के लिए बरगला गया उस समय की बीजेपी सरकार ने। लेकिन मैं सरदार से तारानगर के प्रत्येक क्षेत्र को सिंचाई का पानी जल्दी मिल सकता है, जिसमें कोई ज़्यादा बाधा बजट की दिक्कत नहीं आएगी। नज़दीकी इलाके हरियाणा, पंजाब का पानी आराम से पहुँच सकता है। तो सरदार शहर का विकास भी प्रमुख मुद्दा है। स्टेट के अंदर बढ़ती जो कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन, कांग्रेस जो खेमों में बटी हुई है, मुख्यमंत्री जिस तरह इनके पूरे लोग लूट मचाने में लगे, बीजेपी मौन होकर देख रही है, विपक्षी भूमिका नहीं निभा पा रही है। बिना दूल्हे की बारात बीजेपी, और अग्निपथ और किसानों के खिलाफ जो मोदी का रवैया था, लंपी कोरोना के अंदर जिस तरह राजस्थान बर्बाद हुआ, देश बर्बाद हुआ, ये सारे मुद्दे सरदार शहर के उपचुनाव में नौजवान किसान
और सारे लोग मिलकर और इस बार पूरा बदला लेंगे। दोनों पार्टियों को घर बिठा के आरएलपी को लाना चाहते हैं। इस बार आप प्लस पॉइंट क्या मानेंगे, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे अशोक गहलोत लगातार यहाँ पे सक्रिय हैं, स्वयं भी यहाँ आ चुके, रैलियाँ कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? सारा ही प्लस हमारा ही और है पिछला, हमने तो राज किया है। तो जो हो रहा है कि राज किसने किया, नाराज किससे है? कांग्रेस से नाराज है, बीजेपी से नाराज है। अपराध किसने बढ़ाया, बेरोजगारी किसने बढ़ाई, बेकारी किसने बढ़ाई, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, शिक्षित क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ा, उद्योग किसने नहीं लगाए? कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा। तो नाराज तो दोनों दलों से है। यहाँ कांग्रेस से नाराज है तो मोदी से दिल्ली में नाराज है, तो नाराज के खिलाफ लड़ कौन रहा है? राजस्थान में आरएलपी, जब दोनों पार्टियां हाथ में आती है तो आरएलपी लड़ रही है। बसपा चली गई कांग्रेस में, बीटीपी चली गई, कम्युनिस्ट चले गए, लोकदल चला गया, एक आरएलपी बची है। राजस्थान के नौजवान और किसान की उम्मीद है, सड़क से सदन तक लड़ती है। और दिल्ली में 24 एमपी मोदी की जय बोलते हैं, एक किसान जवान का जयकारा करके राजस्थान की लंबित परियोजनाओं को यहाँ लाने की बात करता है। चाहे ईआरसीपी का मामला हो, तमाम राजस्थान के मामले आपने देखा होगा, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सीधा सा एक ही बात लोग कहते हैं कि दोनों को भगाओ और आरएलपी को लाओ। और आरएलपी जवानों की पार्टी, जवान सबसे ज्यादा देश में राजस्थान के अंदर है। हमने चुनावी रैलियों में अक्सर देखा है कि आप बीजेपी पे अक्सर कम प्रहार करते हैं, ज्यादातर आप कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के प्रति आपका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मान सकते हैं? कतई नहीं। अगर भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता तो 18 के अंदर जो नेता मेरे साथ बीजेपी छोड़ के मेरे साथ तीसरे मोर्चे की बात करते हैं वो तमाम नेता सेट हो गए बीजेपी के अंदर जाकर। मुझे तो बीजेपी मंत्री बनानी थी, फिर भी किसान आंदोलन मैंने सत्ता छोड़ी दिल्ली की, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, मतलब ही नहीं गठबंधन। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दमखम पे लड़ेगी, सारे उपचुनाव लड़े, एक जीत हमने दर्ज की। और राजसमंद में अगर बीजेपी जीतती है तो किरण महेश्वरी के सहानुभूति के नाम पर उनकी मीटिंग है, रोज होकर और पूरी पार्टी ने चुनाव 1500 वोटों के बाद चुनाव जीत गए। खींवसर में पूरी सरकार खिलाफ थी, फिर भी आरएलपी ने कांग्रेस को हराया। वहाँ बल्लभनगर सेकेंड रहे, दरियावत में समर्थित उम्मीदवार बीजेपी थर्ड चली गई, सुजानगढ़ में कड़ी टक्कर हमने दी। और यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में तभी तो बीजेपी चिल्ला रही है। अब नहीं पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह कोहराम मच गया पार्टी के अंदर कि अरे वोट कांग्रेस को डाल दो लेकिन आरएलपी को मत डालना। और कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी को दे देना कि तीसरा कौन आ गया। तो तीसरे से पीड़ित थे लोग। और ये राजस्थान ही ऐसा राज्य बचा है, शायद 2-3 राज्य बचे होंगे जहाँ तीसरी ताकतें खड़ी नहीं हुई। और जहाँ तीसरी ताकतें नहीं है वहाँ दोनों दलों की दादागिरी हमेशा चली। लोग दोनों दलों की दादागिरी खत्म करना चाहते हैं राजस्थान के अंदर। बीजेपी के लोग कहते हैं कहाँ डालोगे वोट, अपना हम हमें दोगे, और है कौन? इस तरह की दादागिरी पब्लिक के अंदर करते हैं, इस तरह का बयान देते हैं। लोकसभा के अंदर मंत्री बयान दे रहे थे, मैंने कहा साहब टोल बंद करो, डीजल महंगा हो गया और गाड़ी मत खरीदो, गाड़ियाँ खरीदो मत, घर बैठ जाओ। बताओ किस तरह का अहंकार घमंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है। तो कौन दूर करेगा? जनता करेगी। और आप देख रहे हो नौजवान अपने अपने साधनों से सरदार शहर से पूरे राजस्थान के अंदर रात को 2-2, 3-3 बजे तक आप सरदार शहर में आज करें कि यहाँ लोग 5 बजे बाद किसी को नहीं सुनते, 1-1, 2-2 बजे तक जवान अगर बैठा है, किसान बैठा है, शेड्यूल कास्ट है, मुसलमान बैठा है, सुन रहा है कि कोई तो आएगा जो हमें सत्ता के अंदर हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, यहाँ का विकास करेगा, सरकारी स्कूल में टीचर लगाएगा, अस्पताल में डॉक्टर लगाएगा, रोजगार लाएगा, नए सरदार से नए राजस्थान का विकास करेगा। ये हर आदमी, पीड़ित आदमी सोच के बैठा है, टकटकी लगा के देख रहा कि कौन आएगा जो हमें इन दोनों पार्टियों की दादागिरी से बचाएगा, इस राजस्थान को भय मुक्त, अपराध मुक्त करेगा। आरएलपी पार्टी उनको अपनी पार्टी दिख रही है। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन के अंदर जवानों ने और गरम दल ने अंग्रेजों को भगा दिया, उसी तरह इस नई आज़ादी के, लोकतंत्र की नई आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को राजस्थान में बहुत पीछे धकेल देगी। ये तो तय है कि एक दल पीछे चला जाएगा 23 के अंदर और एक दल या भी पीछे, लेकिन 2 दिन बाद पूरी स्थिति क्लियर होगी कि 3rd नंबर पे कांग्रेस जा रही है, ये भाजपा जा रही है। एक तो चला गया पीछे, लेकिन स्थिति क्लियर ही होगी कि 3rd नंबर पर कौन रहेगा। मुख्य मुकाबले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरदार शहर के अंदर है। अक्सर आप पे विपक्ष, पिछले दिनों आपने कहा था कि राहुल गांधी की उम्र 55 साल होगी, इनके शादी कर देने चाहिए, तो विपक्ष का आरोप है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इस तरह के बयानबाजी करते। आरोप और है क्या देश में हुआ क्या, आरोप प्रत्यारोप लगे, विकास देश में हुआ क्या? गांधी परिवार ने कितना लंबा राज किया, मोदी ने कितना लंबा राज किया, कौन खुश है? आप जाओगे तो ठोक देना पड़ेगा।
टैक्स देना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए पैसे देने पड़ेंगे, महंगाई की मार झेल रहे हो, फिर भी वोट डाल रहे हो। आरोप हमने नहीं लगाए, हमने वही बात की जो हमारी सामाजिक सरोकार संस्कृति की बात होती है। मैंने यही कहा था, ये इंग्लैंड अमेरिका नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की संस्कृति से ही जीना पड़ता है। मैंने थोड़ी कहा राहुल गांधी को मंदिर जाने का, जा रहा है ना, अपना आप ही जा रहा है। मैंने कब कहा? तो वोट के लिए सब लोग अपना बनते हैं। मैंने कहा क्या मोदी जी को, भागवत जी को मस्जिद में जाके आओ, मैंने कहा क्या? ये बात अपना आप ही जा रहे हैं। सब वोट की राजनीति करें। हनुमान बेनीवाल वोट की राजनीति नहीं करता, सत्ता से दूर है। मैं चाहता तो 2003 में मंत्री बनता, अभी तक 5-6 बार मंत्री रह के और कह देता मुझे अब मंत्री नहीं बनना, मैं तो अब सेवा करूंगा। मुझे कौन रोक रहा था? यह तो कर ही रहे लोग, लूट खसोट करके ट्विटर पे डाल देते हैं, फोटो छपवाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। कोई गहलोत को पापा बता देता है, कोई वसुंधरा को मम्मी बता देता है, और दूसरे दिन कहते हैं गहलोत हमारे पापा नहीं है, हमारे पापा तो सचिन है। कोई कहता है वसुंधरा नहीं मम्मी, हमारी मम्मी तो दिल्ली में बैठी है। अरे भाई, कम से कम एक आदमी है जो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। मैं जो जितने बयान देता हूँ, मैं बयानों से पीछे नहीं हटता और थूक के नहीं चाटता। कहता हूँ हाँ मैंने दिया था बयान। मैंने कहा था राहुल गांधी की शादी कराओ, मेरी 35-34 साल की उम्र हुई थी, 55 के करीब है। शादी करना कोई पाप है क्या? शादी करना चाहिए, और शादी करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके जीवन जिमाए सबको एक मैसेज है। ये थे आरएलपी प्रमुख हनुमान जी बेनीवाल। इन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार जनता तीसरे मोर्चे के रूप में सरदार शहर में आरएलपी प्रत्याशी के तौर पे देखेगी, और जनता कांग्रेस बीजेपी के शासन से परेशान है, और इस बार इन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता आरएलपी के रूप में यहाँ पे तीसरे मोर्चे के रूप में जनता प्यार देगी।